हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर में एडिशनल की 1 केस स्टडी हमने कर ली थी। आज एडिशनल की 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से निकालना बेटा। बेटा केस स्टडी है घूम प्राइवेट लिमिटेड। चलो जी रीड करना स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट लंबी चौड़ी है बेटा, कुछ 4। ए पार्ट कहता है कमेंट अपॉन द वर्किंग कैपिटल ऑफ घूम प्राइवेट लिमिटेड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स स्टेटेड इन द पैराग्राफ। तो बेटा आपको वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर लिखना है। बी पार्ट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज द बिजनेस सब्जेक्ट टू इफ इट्स अनेबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बेटा मेरे को बी पार्ट के लिए केस नहीं पढ़ना, ये लिखवा भी चुका हूँ ऑलरेडी मैं कि कौन सा रिस्क अराइज हो जाता है जब फर्म अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पाती। बेटा फाइनेंशियल रिस्क याद है ना आपको। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? व्हेन फर्म इज अनेबल टू पे इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और सी पार्ट कहता है व्हाई इज डेट इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस। बेटा इसके लिए भी केस नहीं पढ़ना। डेट क्यों चीपेस्ट है बेटा? ड्यू टू टैक्स डिडक्शन। बेटा क्योंकि डेट टैक्स सेव करा कर देता है, इसलिए बेटा डेट को हम चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। और डी पार्ट नेम एंड एक्सप्लेन द डिसीजन। बेटा 3 ही डिसीजन हमने पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। कहता है ऐसा कौन सा डिसीजन है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है और फाइनेंशियल रिस्क। बेटा यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है ना। डिविडेंड डिसीजन में फाइनेंशियल रिस्क जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन में आप सोचते हो किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लो, और अगर आप डेट से ज़्यादा ले लेते हो तो फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो जाता है। और बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन ही बताता है मैं किस कॉस्ट पे पैसा ले रहा हूँ। तो बेटा ना तो इसमें डिविडेंड डिसीजन का कोई रोल है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। अब रही ए पार्ट, पढ़ते हैं जरा इसके लिए केस। घूम प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्रैवल एजेंसी ओन्ड बाय ट्विन ब्रदर देव एंड बलदेव इन अहमदाबाद। In order to promote their business initially, they had offered liberal credit to their client. यही कहानी खत्म हो गई बेटा। आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरी तरफ देखना सर, आज से ना 2 दिन पहले एक केस स्टडी आई थी जिसमें बोला गया था कि कंपनी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी के पास 4 से 6 महीने का एडवांस पड़ा रहता है। बुकिंग चल रही है, एडवांस बुकिंग, कंपनी के पास एडवांस पड़ा रहता है। याद है यही बात हो रही थी, ठीक है ना बेटा। वहाँ पर भी मैंने ये हेडिंग लिखवाई थी क्रेडिट अलाउड, क्योंकि कंपनी उधार दे ही नहीं रही बल्कि एडवांस पड़ा हुआ है। तो बेटा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और मैंने बोला था यही हाल आज की तारीख में क्रेटा का चल रहा है। अब बेटा देखो यहाँ पर कहता है कंपनी लिबरल क्रेडिट दे रही है अपनी कंपनी चलाने के लिए, जितना मर्जी उधार लिए जाओ, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, जितना मर्जी ले लो और जब मर्जी वापस करो। ये मतलब होता है लिबरल क्रेडिट का। अगर आप बेटा इतना उधार बांटोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ेगी। हेडिंग का नाम अगेन क्रेडिट अलाउड है। सोचो मैं बिजनेस में बेटा 25 लाख का स्टॉक लेके आया, सब आए उधार पे मांगने, मैंने 25 लाख का स्टॉक बांट दिया। अब और लाओ, फिर बांटो उधार, जितना मर्जी ले आओ बेटा और उधार बांटते जाओ, लोगों को तो चाहिए ही उधार। तो बेटा क्रेडिट अलाउड हेडिंग है, और बेटा इसकी वजह से इस पर्टिकुलर हेडिंग में मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बढ़े जी, चलो जी नेक्स्ट केस बेटा हुर्रे लिमिटेड। बेटा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द कंपनी। कौन से 2 फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी ले रही है? बेटा टोटल 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। केस पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन से 2 ले रही है। बेटा बी पार्ट कहता है व्हाई डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर एम्प्लॉइंग दैट द ईपीएस ऑफ अ कंपनी इज फॉलिंग। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि डेट से पैसा लेने के बाद भी ईपीएस गिर रहा है, यानी कि बेटा आरओआई कम होगा इंटरेस्ट रेट से, तभी गिर रहा होगा। खैर पढ़ेंगे केस तो क्लैरिटी होगी। सी पार्ट कहता है स्टेट एनी 2 फैक्टर दैट फेवर्ड द इशू ऑफ डेट बाय द कंपनी। ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं बेटा जो डेट का फेवर करते हैं? अब सामने देखना सर, सी पार्ट बिना पढ़े हो सकता है। ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जो डेट का फेवर करते हैं? यार हमने 4 पढ़े हैं। टैक्स सेविंग के बाद जिसमें हेडिंग है टैक्स रेट,
बाबू हमने बात पढ़ी है कि कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी एडवांटेज है, कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं करके देता ये, ठीक है ना। तो हमने सारी बात पढ़ी हुई है, कोई भी दो लिख लेना जो आपका मन करे। ए और बी पार्ट के लिए मुझे केस पढ़ना है, ठीक है जी। कौन से दो फाइनेंशियल डिसीजन और बेटा डेट का इस्तेमाल करने के बाद बीपीएस गिर क्यों रहा है, पढ़ो जी। कहता है हुर्रे लिमिटेड ऑन्स एन अम्यूजमेंट पार्क इन लखनऊ, टिल नाउ द कंपनी हैड बीन ऑपरेटिंग ऑन ऑनर फंड। कहता है आज तक कंपनी क्या कर रही है बेटा, ऑनर फंड पे चल रही है, और लखनऊ में आपका एक अम्यूजमेंट पार्क है, ठीक है जी, क्रिस्टल वर्ल्ड है। चलो बेटा कहता है कीपिंग इन व्यू इट्स प्लान टू सेट अप 2 more amusement park in the country, the company raised debt capital to take the advantage of trading on equity। अब देखो बेटा इसी लाइन से दोनों डिसीजन क्लियर हो जाते हैं, मेरी तरफ देखना। कहता है कंपनी 2 अम्यूजमेंट पार्क सेटअप कर रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और कहता है कंपनी ने सोचा डेट से पैसा ले लो ताकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिल जाए, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन। सर फाइनेंसिंग डिसीजन यही तो बताता है कि हाउ मच फंड शुड बी रेज एंड फ्रॉम विच सोर्स, किस सोर्स से पैसा लेना है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन यही तो बताता है बेटा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म। चलो जी, कहता है द प्रपोर्शन ऑफ द डेट इन अ टोटल कैपिटल इज 30%, द डेट हैज बीन रेज्ड एट द रेट 12%, वेयर एज द ROI इज 10%। होगी कहानी खत्म बेटा। इंटरेस्ट रेट 12% है, ROI 10% है, जितना मर्जी डेट डाल लो नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरनाम सिंह ओन्स एंड फ्रूट ऑर्चर्ड, यही है ना बेटा। बाबू रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द हरनाम सिंग्स न्यू बिजनेस प्रपोजल बीइंग डिस्कस्ड इन अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। चलो जी लाइन कोट करके बेटा फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर बताने हैं, बताते हैं। कहता है हरनाम सिंह ओन्स फ्रूट ऑर्चर्ड नियर बोवाली नियर नैनीताल, whereas finest quality of the apple, peaches, strawberries, plums are grown. He planned to start 15 juice kiosks in different locality in Nainital in partnership with his brother-in-law Gurpal Singh। बेटा मुझसे पूछा हुआ है फिक्स कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। बेटा ये लाइन पर्टिकुलरली, ये लाइन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। यार देखो आप जूस के लिए कियोस्क लगा रहे हो, कहता है नैनीताल में ये पर्सन जो भी है हरनाम सिंह अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर लगाएगा। सर जैसे ही आपने पार्टनरशिप कर ली आपकी रिक्वायरमेंट तो आधी रह गई, ठीक है ना, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। और बेटा नेक्स्ट लाइन, ही प्लानिंग टू टेक प्लेस फॉर शॉप्स ऑन रेंट। सर ये दूसरी बात आ गई, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव। मेरी तरफ देखना, उस दिन मैंने वर्ड लिखा है परचेज, लीज और रेंट, याद है ना लिखा है। बेटा मैं परचेज ना करूं, मैं लीज पर ले लूं फैक्ट्री या कोई जगह, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। मैं रेंट पे ले लूं तो एकदम से सारी कम हो जाती है बेटा। अब आप वो कह रहा है जो शॉप के लिए आपने जगह लेनी थी आप रेंट पर लोगे, खरीद ही नहीं रहे बेटा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही क्या, कुछ भी नहीं। ओके है ना जी बात। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की बात भी करी हुई है और बेटा फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स की भी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट केस कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय अरुण। तो बेटा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन में से एक लिखना होगा, केस पढ़ के समझ में आएगा। और बी पार्ट कह रहे हैं बेटा आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर मेंशन इन द पैराग्राफ विच आर लाइकली टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ हिज बिजनेस। बेटा क्या कह रहा है, ऐसे कौन से 3 फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। हमने वर्किंग कैपिटल में भी 6 ही बातें लिखी हुई है ना, या मैंने कुछ और लिखवाया था, क्रेडिट अलाउड लिखवाया था मैंने शायद, है ना 7। आज 2 और लिखने का टाइम आ गया, जब ये केस पढ़ोगे तो 2 और लिखवाऊंगा, ठीक है जी। सुनना, कहता है अरुण इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन पेपर इंडस्ट्री। ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस इन मैसूर, he was fascinated by the exclusive variety of incense sticks available there. His friend tell him that the Mysore region is known as a pioneer in the activity of agarbatti manufacturing because
It has been a natural reserve of forest product, especially sandalwood, to provide the base material used in the production. तो बेटा उसके फ्रेंड ने बताया कि मैसूर में बहुत सारा नेचुरल रिजर्व है सैंडलवुड का, जो बेटा बेसिक मटेरियल है अगरबत्ती बनाने के लिए। ठीक है जी, पढ़ते हैं चलो। कहता है मोर ओवर द सप्लायर ऑफ द अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। कहते हैं इसके अलावा जो कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए उसके सप्लायर ना लिबरल क्रेडिट देते हैं। ठीक है जी। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंसेंस स्टिक इज रिलेटिवली लेस। कहता है इंसेंस स्टिक बनाने का जो टाइम है वो बहुत ही कम है। अब मेरी एक बात सुनना बाबू, सबसे पहली बात, चलो खैर लास्ट लाइन भी पढ़ लो, लास्ट लाइन से एक क्लैरिटी देनी है मुझे। कहता है कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर अरुण डिसाइड टू वेंचर इनटू दिस लाइन ऑफ बिजनेस बाय सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मैसूर। बेटा अरुण ने ये फैक्टर सब देख लिया। अरुण अब क्या लगाना चाहता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैसूर में लगाना चाहता है। बेटा ए पार्ट ने पूछा कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विदाउट एनी डाउट, ये तो क्लियर ही होगा कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है बेटा। बी पार्ट पूछता है बेटा वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर, मेरी तरफ देखते रहना। सर जहां उसने सेकेंड लास्ट लाइन में ये बोला कि इंसेंस स्टिक बनाने का टाइम बहुत ही कम है, आज रॉ मटेरियल खरीदूंगा आज ही बन के तैयार हो जाएगी, कल पैकिंग होकर बिकने चली जाएगी। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल से WIP का बनना, उससे फिनिश गुड्स का बनना, उधार पर बिकना और कैश रियलाइज होना, ये एक साइकिल बेटा प्रोडक्शन साइकिल है। और जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल जितना छोटा उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कम, और जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा। लिकर का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, याद आई ये बात। प्रोडक्शन साइकिल तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा। बाबू एक जगह पर उसने बोला जो अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है बिजनेस में, उसके जो सप्लायर है वो लिबरल क्रेडिट देते हैं। मेरी तरफ देखना सर, आप उधार नहीं दे रहे इस बार, आप जिससे सामान खरीदोगे वो सप्लायर उधार दे रहे हैं। हेडिंग का नाम क्रेडिट अलाउड नहीं है, आप नहीं दे रहे उधार बेटा, क्रेडिट अवेल्ड। हाँ सर ये हेडिंग अलग है, आपने लिखनी भी है, भी लिखवा दूंगा, पहले सुन लो, कोई नहीं समझ लो बेटा। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, कभी ऐसा हो, देखो अभी तक मैंने 2 केस स्टडी पढ़ी हैं वर्किंग कैपिटल पर जो अच्छी आई हैं। एक में 4 से 6 महीने के लिए बुकिंग हो रखी थी 2 व्हीलर की, आपको एडवांस मिल रखा था, यही हुआ था ना बेटा। तो वहां पर भी हमने हेडिंग लिखी क्रेडिट अलाउड की, कंपनी क्रेडिट ही नहीं अलाउ करती तो क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी कंपनी की। एक में आया कि आप लिबरल क्रेडिट देते हो, तो बेटा वहां आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। बेटा ये देख लेना आप क्रेडिट दे रहे हो या आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सप्लायर है वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है, यानी कि आपको अनलिमिटेड क्रेडिट मिल रहा है, जितना मर्जी उधार ले जाओ और जब मर्जी दे देना, माल बेच के दे देना। तो क्या वर्किंग कैपिटल में आपका 1 रुपया भी लगेगा? आप जाओगे उधार माल खरीद लाओगे, बनाओगे, बेचोगे, पैसे आएंगे, दे दोगे। आपने 1 रुपया भी अपना लगाया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वेरी मच लेस ड्यू टू क्रेडिट अवेल्ड। समझ आई हेडिंग? अब बेटा एक और बात आई इसमें, ये लाइन देख लो, ये लाइन है बेटा 3rd लाइन से लेकर 5th लाइन तक सारी बात ही है बेटा। मेरी तरफ देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मतलब है इसका। कहता है मैसूर रीजन पायनियर है अगरबत्ती के लिए, क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल है बेटा सैंडलवुड, उसका बेटा नेचुरल रिजर्व है बहुत है मैसूर बेटा। और मैसूर में ही आप फैक्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री भी तो मैसूर में ही लगा रहे हो, तो बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा हेडिंग का नाम है जो लिखवाऊंगा अभी, पहले समझेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा आप मैसूर रीजन में फैक्ट्री लगा रहे हो, मैसूर रीजन में बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। बाबू आपको वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्या करोगे इन्वेस्ट करके? कम खरीदो ना, आपके पड़ोस से ही तो आ रहा है, थोड़ा सा खरीदो, बनाओ, बिक जाए दोबारा खरीद लो। ये कोई इतना डिस्टेंस थोड़ी है। लेट्स सपोज कि आप सहारनपुर में बेटा कोई बिजनेस रन करते हो और आपका सामान आता है चाइना से या मुंबई से, सर उस केस में ना मेरे को इजी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उस केस में ना आपको ज़्यादा ही खरीदना पड़ता है, और ज़्यादा खरीदना पड़ता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यही सोचो बिजनेस भी मुंबई में कर रहे हो बेटा और रॉ मटेरियल मुंबई से ही आता है बेटा। कितना डिस्टेंस है बेटा? 1 घंटे का डिस्टेंस है।
सर भरने की क्या जरूरत है दुकान को, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगाने की जरूरत क्या है, डॉक्टर ने बताया क्या? जब आपको पता है बेटा माल बिकेगा 1 घंटे में आ जाएगा तो क्या टेंशन है? समझ आई? अगर इजी अवेलेबल होता है रॉ मटेरियल, हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। और अगर बहुत डिस्टेंस पे है बेटा जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता है तो बेटा हमेशा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अब नोट्स में 2 हेडिंग ऐड कर लो बेटा वर्किंग कैपिटल में, क्रेडिट अवेल्ड और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्रेडिट अवेल्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चलो जी, बस चमका ही जा रहे, क्या कर रहे, जल्दी जल्दी लिखो यार। चलो बेटा नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। बेटा पहले रिक्वायरमेंट कहता है ऐसा, राहुल भाई चुप, रिक्वायरमेंट पढ़ो। नेक्स्ट केस बेटा रिक्वायरमेंट ए कहता है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी विथ सोर्स ऑफ फाइनेंस विल यू ऑप्ट फॉर डेट और इक्विटी टू रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 2 सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा कह रहा है डेट से पैसा लोगे या इक्विटी से, 2 रीजन के साथ बताना। बता देंगे जी बी पार्ट, Why the shareholder of a company likely to gain from the issue of debt by the company? लो जी सारा रायता फैला दिया। कहता है बी पार्ट में कंपनी डेट से ही पैसा क्यों ले रही है? आपको क्या लगता है शेयर होल्डर को फायदा होगा डेट से पैसा लेने से? सर तो ए पार्ट का आंसर यानी कि डेट से ही ले रहे होंगे पैसा। ठीक है जी, अब क्यों ले रहे हैं 2 रीजन बताने, पढ़ते चलो केस। कहते हैं बेटा अद्विता इज अ कंपनी एंजॉइंग मार्केट लीडरशिप इन फूड ब्रांड सेगमेंट। Its portfolio include 3 category in a food business, namely snack foods, juice and confectionery. Keeping in line with the growing trend for the packaged food, it's now planned to introduce ready-to-eat foods. Therefore, the company has planned to undertake investment of nearly 450 crore for its new line of business. कंपनी एक बेटा रेडी टू ईट फूड बनाना चाहती है, 450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। कहता है एज पर द करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट द ICR ऑफ अ कंपनी एंड ROI इज हायर, और बेटा कहता है मोर ओवर द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज हाई। बेटा देखो 3 बातें इसने बोली, ICR बढ़ा है, ROI बढ़ा है, और बेटा टैक्स रेट भी ज़्यादा है, टैक्स रेट भी बढ़ा हुआ है। बाबू देखो जब इसने बी पार्ट में आपसे पूछा ना कि आपको क्यों लगता है कि डेट के बेटा यूज से कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को फायदा होने वाला है, क्यों बेटा? क्योंकि हमारा ROI ज़्यादा है, इसलिए हमें उम्मीद है बेटा कि आप डेट जितना मर्जी डाल लो आपको फायदा होने वाला। ठीक है ना, इसने जबकि ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है कि नहीं है, लेकिन इसने केस में बोला कि ROI ज़्यादा है, इसका मतलब उसी बात से है कि हाँ इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा, तभी शेयर होल्डर बेटा गेन कर रहे हैं बी पार्ट में। ठीक है, अब ए पार्ट में इसने बोला देखो ICR भी ज़्यादा है, ROI भी ज़्यादा है, लेकिन मैं ROI वाला फैक्टर यहाँ लिखना नहीं चाहता। बी पार्ट में लिख तो दिया यार ROI की बात, उसने ROI आपको इसीलिए दिया ताकि आप बी पार्ट में लिखो, ए पार्ट में ना चिपका देना। ए पार्ट में ICR और टैक्स रेट की बात करना। बेटा देखो ICR ऑल्दो बहुत एडिक्वेट मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है अगर ICR अच्छी है तो इन्वेस्ट करो, तो डेट से पैसा लो बेटा। ठीक है ना, अगर ये 6 से 7 गुना है तो डेट से पैसा लेना चाहिए। ठीक है ना, इंटरेस्ट तो निकाल ही रही है ना आपका, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है ना जी बाबू, ICR ज़्यादा है, डेट से पैसा कहता है, टैक्स रेट भी ज़्यादा है। बाबू आपको बता देता हूँ जितना टैक्स रेट ज़्यादा होगा आप ही को तो फायदा है, क्योंकि बेटा क्या होता है समझ लो, उस दिन करके दिखाया था बेटा आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो आती है वो आपको रियलिटी में कॉस्ट आती है। अगर डेट का इंटरेस्ट रेट 10% है और मेरा टैक्स रेट बेटा 40% हो, ये टैक्स रेट है बेटा 1 माइनस टैक्स रेट, तो सही मायने में मुझे डेट की कॉस्ट सिर्फ 6% आ रही है। 40% तो टैक्स सेव हो जाएगा, जितना ज़्यादा टैक्स रेट होता है उतना ही सेव होता है बेटा।
ये 50 होगा तो डेट की कॉस्ट सिर्फ 5% आएगी, ये 60 होगा तो डेट की कॉस्ट सिर्फ 4% आएगी। एग्जाम्पल करके दिखाया था ना बेटा मैंने, अभी उस दिन भी करके दिखाया आपको। क्लियर है ये बात? लास्ट क्लास में करके दिखाया था मैंने। तो बेटा का टैक्स रेट ज्यादा है, बढ़िया है, जितना मर्जी ज्यादा हो, डेट और फायदा देगा बेटा। क्लियर बात? चलो जी नेक्स्ट केस। बेटा नेक्स्ट केस कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़नी स्टार्ट किया है। ए पार्ट, गिव एनी 3 रीजन बिकॉज ऑफ विच यू थिंक कंप्यूटर टेक लिमिटेड हैज बीन पेइंग डिविडेंड एट अ हायर रेट टू इट्स शेयर होल्डर ओवर द पास्ट 5 ईयर। कहता है आपको क्यों लगता है, किसी फर्म का नाम लेता है कि ये पिछले 5 सालों से बढ़िया डिविडेंड क्यों दे रही है। देखते हैं बेटा, केस पढ़ेंगे, क्या पता केस में कुछ हो। बी पार्ट, कमेंट अपॉन द लाइकली डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी दिस ईयर बाय स्टेटिंग एनी 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कहता है और इस बार की डिविडेंड पॉलिसी भी बता दो कंपनी की। बाबू पढ़ते हैं केस, पता लग जाएगा कि इस साल की डिविडेंड पॉलिसी क्या है बेटा। और कहता है 2 रीजन भी देने हैं, देते हैं जी। कहता है कंप्यूटर टेक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। द कंपनी प्रोवाइड बिजनेस कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। ओवर द पास्ट 5 years the company has been paying dividend at a higher rate to its shareholder. However, this year, देखो इसने ये बताया पिछले 5 सालों से अच्छा डिविडेंड दे रहे हो, कारण एक नहीं बताया इसने। और ए पार्ट में मुझसे पूछा गया आपको क्यों लगता है कि पिछले साल में डिविडेंड क्यों अच्छा दे रहे होंगे। सर ये आपको अपनी तरफ से बताना है कि आपको क्यों लगता है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही होगी, क्योंकि इसने तो कहानी शिफ्ट कर दी केस में हाउएवर दिस ईयर पे। दिस ईयर वाली बात तो बी पार्ट में कि इस साल क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं बता दूं कारण क्या होंगे बेटा 3, मेरी तरफ देखना। सर डिविडेंड को अफेक्ट करने वाले आपने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हैं, ऐसे कौन से 3 फैक्टर हैं बेटा जिसकी वजह से आपको लगता है कि कंपनी रेगुलर अच्छा डिविडेंड बांट रही होगी। एग्जैक्टली, अमाउंट ऑफ अर्निंग भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग भी बोल सकते हो, कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी हो सकती है, शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेज हो सकती हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही होगी तभी बांट रही है। ग्रोथ कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं बांटती, नॉन ग्रोथ कंपनियां रेगुलरली डिविडेंड बांटती है। तो सारे फैक्टर को डिविडेंड के उसमें करो। हाँ बेटा ये भी हो सकता है टैक्सेशन पॉलिसी हेडिंग थी कि इस बार अभी क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बहुत कम चल रहा होगा तभी बांट रही है कंपनी ज़्यादा डिविडेंड। तो बेटा कोई 3 फैक्टर लिखना है जो आपको समझ आए वो लिख दो। आगे बढ़ना बेटा, कहता है हाउ एवर दिस ईयर ऑल्दो द अर्निंग ऑफ अ कंपनी आर हाई, कंपनी की अर्निंग चाहे ज़्यादा हैं, इट्स लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट सो गुड, लेकिन बिजनेस में कैश नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है मतलब कैश नहीं है। और बेटा कहता है मोर ओवर द कंपनी प्लान टू अंडरटेक न्यू वेंचर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। बेटा कंपनी नए वेंचर में भी जा रही है, एक्सपेंशन मोड में है बेटा। यानी कि आप बी पार्ट में लिखोगे कि इस साल की कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कंपनी कुछ ना बांटे, रिटेन कर लो। कौन से 2 रीजन सपोर्ट करने के लिए, कैश फ्लो पोजीशन भी खराब है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आपके पास। ठीक है जी बाबू। नेक्स्ट वन, भुवन इनहेरिटेड होगा, यही केस है लेकिन ये नहीं पढ़ना है, फाइनेंशियल प्लानिंग पे है, बाद में करेंगे, मैंने भी कराया ही नहीं बेटा। ये केस करते हैं मधुर मिलन। हो गया राहुल तेरा मधुर मिलन, देख अब बेटा। ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क विच इंक्रीजेस विद द हायर यूज ऑफ डेट। केस पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर इज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है ना, कौन सा रिस्क बढ़ता है अगर आप डेट से पैसा लेते हो बेटा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। बी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर बिकॉज ऑफ विच यू थिंक द कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इक्विटी कैपिटल। केस नहीं पढ़ना बाबू। कहता है ऐसे कौन से 4 फैक्टर आपको लगते हैं जिसकी वजह से कंपनी इक्विटी से पैसा ले रही है। यानी कि बेटा आज तक तो मेरे से जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया, ये पूछा गया डेट को फेवर करने वाले फैक्टर लिखो, डेट क्यों अच्छा ये लिखो। हम लिखते रहते थे बेटा टैक्स सेव कराता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी है, कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना, वहां तो हम यही चिपकाते रहते थे। पहली बार पूछ रहा है इक्विटी से पैसा लेने के लिए बेटा 4 फैक्टर इक्विटी को फेवर करने वाले। अब सुनो बेटा बहुत आराम से, फाइनेंसिंग डिसीजन याद है, फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले 7 फैक्टर तो मैंने नोट्स में ही लिखवाए थे बेटा, उसके बाद एक आध लिखवा दिया होगा, छोड़ो खैर उसे एक आध को, उन 7 को ही याद कर लो।
बेटा उसी में से चिपकाने हैं बेटा, क्यों मैं इक्विटी से पैसा ले रहा हूँ। सोचो, पहली हेडिंग है कॉस्ट, कॉस्ट पे मत बात करना क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, सच बात ही है, ठीक है ना। रिस्क यहाँ पर बात करो, कंपनी क्यों इक्विटी से पैसा ले रही है, लिखो क्योंकि इक्विटी का रिस्क सबसे कम होता है, इसीलिए कंपनी शायद इक्विटी से पैसा ले रही है। पहली बात क्लियर। फ्लोटेशन कॉस्ट मत लिखना क्योंकि इक्विटी की सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट हेडिंग आती है कैश फ्लो पोजीशन और फिर आती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा कैश फ्लो पोजीशन में लिखना, हो सकता है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन खराब हो तभी कंपनी इक्विटी से पैसा ले रही है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में लिखना कि कंपनी के फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चे ज़्यादा होंगे तभी आप डेट नहीं ले रहे, तभी आप इक्विटी ले रहे हो। अगर पहले ही फिक्स खर्चे ज़्यादा है तो बेटा 2 और फिक्स खर्चों की टेंशन थोड़ी लोगे आप, तभी आप इक्विटी ले रहे हो। 3 फैक्टर मिल गए, 4 का ही ना बेटा। आगे बढ़ो, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या लिखोगे, कैपिटल मार्केट बूम पर है, और बूम पर होती है तो हर कंपनी इक्विटी से पैसा लेती है क्योंकि जल्दी इकट्ठा हो जाता है। कंट्रोल पे नहीं लिख सकते ना, इक्विटी तो कंट्रोल डाइल्यूट कर देता है ना। डाइल्यूट हो फिर तो डेट इशू करेगी। उसने बोला इक्विटी को फेवर करने वाले 4 फैक्टर। समझ आए ना बेटा कैसे 4 लिखवाए। फाइनेंसिंग डिसीजन के सारे फैक्टर पे नजर घुमा लो, यही 4 निकलेंगे जो इक्विटी का फेवर करते होंगे। चलो री आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट केस बाबू, ए पार्ट कहता है आइडेंटिफाई द फैक्टर मेंशन्ड इन अ पैराग्राफ which are likely to affect the fixed capital requirement of the business for operating new showroom both in Bengaluru and Mumbai separately। बेटा ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं जब आप नया शोरूम खोल रहे हो बेटा, मुंबई में भी और बेंगलुरु में भी। बेटा ये पढ़कर समझ में आएगा, मुझे थोड़ी पता बेंगलुरु में और मुंबई में आप ऑफिस खोल रहे हो और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट हो रही है। बी पार्ट, with the increase in a investment in fixed assets there is a commensurate increase in a working capital requirement, explain the statement with reference to the case above। बेटा कहता है, देखो मेरी तरफ देखना, बी पार्ट सिंपल है, इसके लिए आपको केस भी नहीं पढ़ना होगा वैसे, लेकिन चलो पढ़ेंगे। कहता है बेटा बाबू एक बार अगर आप फिक्स कैपिटल से पैसा रेस करते हो तो बेटा कहता है देयर शुड बी अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है कहता ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। रीजन देकर बताओ। अच्छा देखें जरा केस क्या है। मैं वैसे बी पार्ट वैसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। वुडन पेरिफेरल्स प्राइवेट लिमिटेड इज काउंटेड अमंग द टॉप फर्नीचर कंपनीज इन दिल्ली। इट इज नॉन फॉर ऑफरिंग इनोवेटिव डिजाइन एंड हाई क्वालिटी फर्नीचर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। The company deal in a wide product range of home and office furniture through its 8 showroom in Delhi. The company is now planning to open 5 new showrooms each in Mumbai and Bengaluru. In Bengaluru, it undertake to take the space for the showroom on lease. बेटा कहता है कंपनी 5 नए शोरूम खोलना चाहती है, मुंबई में 5 बेंगलुरु में। कहता है बेंगलुरु में तो आपने सोचा कि जो स्पेस लोगे शोरूम का वो लीज पर लोगे। सर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, खरीदोगे बहुत ज़्यादा है, लीज पर ले रहे हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम है, और रेंट पे लेते तो इससे भी कम हो जाती बेटा। याद है ना बेटा, बात बोल चुका हूँ। आगे बढ़ना, वेयर एज फॉर ओपनिंग शोरूम इन मुंबई इट हैज़ कोलैबोरेटेड विद अ पॉपुलर होम फर्निशिंग ब्रांड क्रिएशन। कोलैबोरेटेड, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप कर ली बेटा, ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आधी रह गई, आधी दूसरा पार्टनर लगाएगा, आधी आप। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। 2 ही हेडिंग आई, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बेटा, और हमने बात करी फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव की। बी पार्ट मेरी तरफ देखना, उसने बोला बेटा अगर एक बार फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। सर अगर आप नया शोरूम खोलोगे बेंगलुरु मुंबई में, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे खर्चे और करंट एसेट्स, यही होती है ना दोनों चीज़ों को मिलाकर। सर आपको नहीं लगता आपका करंट एसेट बढ़ेगा? सर मैंने 5 नए शोरूम मुंबई में खोले, 5 बेंगलुरु में, स्टॉक नहीं रखोगे उसमें फर्नीचर का, जिसका काम धंधा है तुम्हारा बाबू। स्टॉक रखने के बाद सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी एसी नहीं चलेंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा, सैलरी पे स्टाफ नहीं आएगा, डे टू डे खर्चे। सर खाली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ती है, खाली फैक्ट्री खरीद के या शोरूम खरीद के छोड़ दिया आपने या लीज पे लेके छोड़ दिया, खाली पड़ा रहेगा क्या? अंदर कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे बेटा, और कुछ भी डाल लो बेटा, कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो फिक्स कैपिटल अगर बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता वर्किंग कैपिटल ना बढ़े, वो भी बढ़ेगी बेटा।
हाँ तो वाइसा वर्सा नहीं, वाइसा वर्सा हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में पॉसिबल हो सकता था। बाबू देख, हर केस में पॉसिबल नहीं है ना। मेरा बिजनेस है, मैंने उसी को क्या करा, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। अपने बिजनेस में पहले स्टॉक 10 लाख का रखता था, 25 लाख का रखने लग गया अपनी दुकान में, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी, फिक्स कैपिटल बढ़ाने की जरूरत ही नहीं बढ़ी। चलो जी बढ़े आगे बेटा। लास्ट केस, क्या चीज? जरूरी नहीं है ना, मेरी दुकान इतनी बड़ी है कि अभी मैं सिर्फ 10 लाख का स्टॉक रखता हूँ, आराम से आ सकता है 50 लाख का। मैंने अब बढ़ाकर 25 लाख का कर दिया दुकान के अंदर स्टॉक, सिर्फ वर्किंग कैपिटल बढ़ी, नहीं बढ़ी फिक्स कैपिटल, जरूरी नहीं है। हाँ चलो जी बेटा, नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं, आफ्टर परस्यूइंग अ कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, यही है बेटा। ए पार्ट, कमेंट अपॉन द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ अ कंपनी कीपिंग इन माइंड इट्स नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा वर्किंग कैपिटल बताना है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, सामने देखना, मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ज़्यादा, ट्रेडिंग हुई सर्विस हुई तो बेटा कम। बी पार्ट, आइडेंटिफाई द अदर फैक्टर मेंशन इन अ पैराग्राफ विच इज लाइकली टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बिजनेस। बेटा एक फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है, केस में पढ़ेंगे बेटा, देखते हैं। चलो कहता है, आफ्टर परस्यूइंग अ कोर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, काजल एंड हर ब्रदर कमल प्रमोटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अंडर द नेम खुशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बेटा मैंने केस पढ़ लिया, पहली लाइन पढ़ ली, मुझे पता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। क्यों बेटा? सर क्यों? क्योंकि आप सर्विस में हो। मेरी तरफ देखना, कुछ नहीं पढ़ते तुम ध्यान से बेटा, मेरी तरफ देखना। शिवम, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट समझते हो ना बेटा? अबे यार तुम बिल्कुल खराब हो यार बंदे, ठीक है ना। सब इस टाइम का सबसे पॉपुलर कोर्स यही है, जिसमें करियर सोचना हो ना, इस चीज में सोचना आज की तारीख में बेटा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट समझते हो, इवेंट पकड़ते हैं बेटा, ठीक है ना। किसी की शादी पकड़ ली, डेस्टिनेशन वेडिंग कोई करना चाहता है, आपने उसको पैसे कोट करे, ठीक है ना, उनसे पैसे लिए एडवांस और आपने उनके लिए इवेंट मैनेज करके दिया, ठीक है ना। कुछ लोग बेटा इंडियन आइडल इवेंट पकड़ते हैं, कोई रॉडीज का ऑडिशन पकड़ता है बेटा, कंपनीज ही मैनेज करती हैं, ठीक है ना। कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इवेंट पकड़ता है बेटा, ठीक है ना। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं बेटा हमारे देश में जो ऐसे इतने बड़े बड़े लेवल के इवेंट पकड़ती हैं और ठीक ठाक लेवल का कमाती हैं, ठीक है ना। और बता रहा हूँ देखो, आज की तारीख में ना, जब भी स्टूडेंट पूछता है करियर से रिलेटेड, मैं बोलता हूँ ये कर आज की तारीख में अगर करना है तो। इस चीज़ की बेटा बिल्कुल ग्रोइंग नीड है, बिल्कुल। क्योंकि देखो अभी कोविड करके आपको लग रहा है कि कौन ही शादी कराएगा बाहर, लेकिन बता रहा हूँ बेटा, और 6 महीने सब कुछ सही तो होना ही होना है बेटा, आज नहीं तो कल। नेचर की चीज़ है, नेचर ने वापस कभी तो ले ही लेनी है। सर 2 साल के बाद दिखेगा नहीं शहर में कोई शादी करता हो बंदा। आपको पता है एक बार कोई ट्रेंड आने लगता है, हर कोई कैसे फॉलो करने लगता है। कोविड ने सिखा दिया ना 100 बंदों में शादी कैसे होती है, ये भी सिखा दिया। 100 बंदों में हो जाती है ना, तो 100 बंदों में बेटा डेस्टिनेशन ही करेंगे लोग अब, ठीक है ना। 50 में ही कर लेते हैं यार लोग अब तो बेटा ये भी सीख ही गए लोग कि डेस्टिनेशन ही कर लो बेटा, शहर में क्या करनी है। और कितना कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आ रहा भाई, अगर 50-100 बंदों में आप डेस्टिनेशन वेडिंग करने लगे। और ये भी बता रहा हूँ बेटा, अगले 2 साल बस देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, नहीं हुआ ना ऐसा बता देना मुझे, ऐसा ही होगा। अगर मैं सही देखता हूँ बिजनेस को, सही केस स्टडी करता हूँ बिजनेस के ऊपर, तो ये बढ़ेगा बिजनेस। चलो जी बेटा पढ़ते हैं, खैर चलो आगे। ये समझ में आया बेटा, जब आप सर्विस कंसर्न होते हो तो आपने कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? सर खुशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड इवेंट मैनेज करती है, इट इज अ सर्विस कंसर्न, तो इसके लिए कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। और बी पार्ट में कहा था एक और फैक्टर लिखो, पढ़ो जी। दे स्ट्राइव टुगेदर एज डेडिकेटेड एंड डायनामिक प्रोफेशनल मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इवेंट across all the major cities in India or abroad. They design the event idea and coordinate the different aspect of the event to make it a grand success. As a policy, they take 50% of the payment as advance from the client and before the start of the event and receive the balance charges after the successful completion of the event. बेटा बी पार्ट ने पूछा था कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? बेटा
अलाउड आएगा। इन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप सही करना, क्रेडिट अलाउड। बेटा मेरी कंपनी उधार देती है, कह रहा 50% तो लेते हो एडवांस इवेंट के शुरू होने से पहले। सर 50, आपको पता है बेटा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और ऐसा इवेंट आप हैंडल कर रहे हो तो आप 30 से 40% कमा रहे होते हो। जितना एडवांस आया वही खर्चा है, बाकी सब तो कमाई है बेटा, आ जाएगी बाद में, ठीक है ना। यही सब आपने लगा दिया, आपने अपनी जेब से 1 रुपया लगाया इवेंट मैनेज करने में। आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लगाना ही कहाँ पड़ रहा है, 50% पैसा आया वही तो खर्च करा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% जेब से लगा दिया होगा, और जैसे इवेंट खत्म होगा 50% मिल जाएगा आपको, 40% कमाई है। और इन चीज़ों में होती भी 40% कमाई है सही मायने में, क्लियर है ना बात। तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम, क्लियर बात बेटा। अभी 6 केस स्टडी और रह गई, ठीक है ना, लेकिन मुझे दिख रहा है पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। कल करते हैं, और बेटा कल से ही रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब सुन लो मेरी बात बाबू, इसके बाद कोई स्कोप नहीं है, इसके बाद हम छुट्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, विदाउट इन्फॉर्म छुट्टी हुई तो रो लेना, गिड़गिड़ा लेना, कोई वीडियो का लिंक मैं भी नहीं दे रहा, जेन्युइन रीजन हुआ मैं दे दूंगा, सो रहे थे कर रहे थे, कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है जी। मैंने भी कसम खा लिया बेटा, पढ़ाई का तो यहीं करानी है आपकी, ठीक है ना बाबू। फाइनल रिवीजन है, कोई मौका नहीं है, और सिर्फ बोर्ड्स पढ़ेंगे अब बेटा, 6 चैप्टर, ठीक है। अच्छे से जान लगा कर NCERT MCQs कुछ नहीं छोड़ना बेटा, आप सब कुछ करना है, ठीक है। पहला चैप्टर जो रिवाइज होगा वो मार्केटिंग है बेटा, सबसे बड़ा चैप्टर सबसे पहले उठाएंगे बेटा, बाकी सब छोटे छोटे हैं वो तो मुझे पता है बेटा, मेरे हाथ की मैल है बेटा, वो तो 2 दिन में उठा दूंगा, ठीक है जी। आज के लिए बेटा हम इतना ही रख रहे हैं, बाय बाय।